नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित दीक्षित एसएससी चर्चा पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। लेकिन जल्दी ही मैं आपको बता देता हूं कि अब जल्दी ही हमारे लाइव सेशन भी स्टार्ट होने वाले हैं। और लाइव सेशन हमारे कब से स्टार्ट होंगे ये भी मैं आपको बता दूं। 30 तारीख से यानी 30 मार्च से स्टार्ट होंगे लाइव सेशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िएगा और जुड़ना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और जुड़ना ना भूलिए। और सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और बाकी जब लाइव सेशन होगा तब तो मज़ा ही आ जाएगा। चलिए तो देखते हैं फिर आगे कि हमें क्या करना है। अच्छा, अभी तक आपने जितना कुछ भी किया ये सब हमारा जो था ये प्रीवियस ईयर का सेशन था। प्रीवियस ईयर सेशन की बात करें तो एसएससी एमटीएस हो गया और एसएससी सीएचएसएल हो गया। यहाँ पर जितने भी हमने प्रीवियस ईयर सेशन किए हैं वो सारी चीज़ें, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। पहला प्रश्न, किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। चलिए सबसे पहले मैं इंक सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है। कोई बात नहीं, एक समचतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। The area of a rhombus is 150 square centimeter. If the length of one of its diagonal is 10 centimeter, then what is the length of the other diagonal? Okay, बढ़िया। सबसे पहली चीज देखिए, ऐसा है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज होता है ये है हमारा समचतुर्भुज, ये है हमारा समचतुर्भुज। ठीक, समचतुर्भुज का मतलब इसकी सभी भुजाएं बराबर। अगर ये है ए तो ये भी ए होता है। ठीक, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। लेकिन समचतुर्भुज में एक विकर्ण छोटा और दूसरा विकर्ण बड़ा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, यानी रोम्बस में। और रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ एक बार, क्या मैं विजिबल हूँ? बिल्कुल मैं विजिबल हूँ। ठीक है, रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हमारा होता है एरिया का यानी क्षेत्रफल का। रोम्बस यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एरिया का। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ठीक, तो जल्दी से देख लेते हैं। तो 1/2 इंटू एक विकर्ण यानी d1 इंटू d2 इज इक्वल टू हो गया है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो 1/2 ठीक है। एक विकर्ण की लंबाई, एक डायगोनल 10 दे दिया है, 10। और दूसरा तो हमें पता ही नहीं d2, लेकिन क्षेत्रफल है 150, तो 0 से 0 काट दिया और d2 बराबर क्या हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई यानी 30 सेंटीमीटर आ गया। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आप देखिए कितने आसानी से हमने ये प्रश्न का उत्तर निकाल लिया। तो जल्दी से हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। ठीक, लेकिन उसके पहले क्या सारी चीज़ें ठीक है? सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, कोई दिक्कत समस्या परेशानी की बात नहीं। कह रहा है एक ईंट की माप 24 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर है। तो 24 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 0.4 मीटर ऊंच मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंट लगेंगी? The dimension of a brick are 25 centimeter into 16 centimeter into 10 centimeter. How many bricks would be required to build a wall 24 meter long, 6 meter high and 0.4 meter thick? Okay. देखते हैं। ऐसा है भैया, कह रहा कितनी ईंटें लगेंगी, कितनी ईंटें। ऐसा है ये जो ईंट होती है ना, ईंट या फिर दीवार, ईंट हो या फिर दीवार, इसमें क्या होगा, ईंट या दीवार में इसमें लंबाई भी होगी, ठीक, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। और अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो फिर वो घनाभ कहलाता है। क्या कहलाता है? घनाभ। घनाभ यानी क्यूबॉइड, है ना। क्या होता है?
क्यूबॉइड। ठीक, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। क्यूबॉइड यानी घनाभ, ये और ये। क्यूबॉइड यानी घनाभ, क्यूबॉइड यानी घनाभ, क्यूबॉइड यानी घनाभ। ये और ये। ठीक, ये घनाभ। अब घनाभ हो गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब है। तो घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का यानी क्यूबॉइड का आयतन, आयतन होता है, घनाभ का आयतन जो होता है वो होता है L यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, अब क्या होगा यहाँ पर, कितनी ईंटें लगेंगी, तो ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या बराबर क्या होगा, ईंटों की संख्या बराबर, ईंटों की संख्या बराबर होता है, होगा कि दीवार का आयतन, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन अपॉन एक ईंट का आयतन, यानी बटे एक ईंट का आयतन, यानी वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। ठीक, तो देखते हैं जरा दीवार का आयतन। आयतन आपको पता है L इंटू बी इंटू एच। सबसे पहली चीज़, अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं, क्या है, मीटर और सेंटीमीटर, तो हमेशा हमें छोटी यूनिट में चेंज करना है। कोई भी यूनिट दी हो, किलोमीटर दिया हो और मीटर दिया हो तो मीटर में चेंज करेंगे, मीटर सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर में, ग्राम किलोग्राम हो तो हमेशा ग्राम में, वर्ष हो, माह हो, मंथ हो तो हमेशा मंथ में। ठीक है, चलो ओके। एक ईंट का आयतन कह रहा है आपसे, अब देखते हैं जरा। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, दीवार चेंज कर लें। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो दीवार की लंबाई 24 है तो ये 2400 सेंटीमीटर हो जाएगा। 6 मीटर है तो 600 और 0.4 मतलब 40 सेंटीमीटर। ठीक, तो 2400 इंटू 600 इंटू 40 अपॉन 25 इंटू 16 इंटू 10। 0 से 0 गया, 4 से घटा 4 बार, 25 का 4 में गुणा किया 100, 100 से ये खत्म, 24 छक्का 144 और डबल 0, कितना लग जाएगा, 14,400 ईंटें लग जाएंगी, 14,400 ईंटें लग जाएंगी। आंसर आपका आ गया। ठीक, समझ गए आप लोग। तो बस ऐसे ही करना है और हमने सारी चीज़ें पढ़ी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कम से कम बताइए, मैसेज कीजिए, कुछ बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी से देखते हैं। और थोड़ा सा हमें लगता है लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो कोई बात नहीं, लाइट का प्रॉब्लम है, इसको भी जल्द ही हम सही कर लेंगे। लाइट का प्रॉब्लम जल्द ही सही हो जाएगा, लाइट का प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं होगा, धीरे से चलो कोई दिक्कत नहीं। आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, वही ज़रूरी है। अगला, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और एक व्यक्ति इस बाग के चारों ओर साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। वह चारों ओर का एक चक्कर 12 मिनट में पूरा करता है। तो बताइए कि बाग का कुल क्षेत्रफल कितना है, बाग का कुल क्षेत्रफल कितना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 3:2. A man is going around the garden on a bicycle at the speed of 15 km per hour and he complete one round in 12 minutes. What is the total area of the garden? What is the total area of the garden? Okay. चलिए करते हैं, देखते हैं भाई टोटल एरिया ऑफ द गार्डन। ऐसा है, रेक्टेंगुलर की बात करें तो आयताकार, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए, क्या है आयताकार। और रेक्टेंगुलर की बात करें तो आयताकार, आयताकार। ठीक, ये हो गई लंबाई, ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। क्या हो गई, चौड़ाई। और आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, परिमाप होता है
2l प्लस बी, यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल या चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योगफल होता है परिमाप। ठीक, चारों भुजाओं का योग होता है परिमाप। अभी हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है पाग का क्षेत्रफल, और आयताकार या आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। ठीक, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि व्यक्ति, देखिए हम लंबाई तभी निकाल पाएंगे, लंबाई चौड़ाई, जब हमको परिमाप पता होगा। तो देखो करते हैं परिमाप। क्यों? क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमको दे दिया। तो अब देखिए जरा, व्यक्ति क्या कर रहा है? बाग के चारों ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1000 मीटर 1 किलोमीटर में। ठीक, 1000 मीटर। तो भैया 15 किलोमीटर में कितना होगा? 15 किलोमीटर में 15,000 मीटर होंगे, 15,000 मीटर होंगे, 15,000 मीटर होंगे। ठीक, अब जब 15,000 मीटर होंगे तो हम क्या कर सकते हैं? 15,000 जब मीटर होंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि हमको ये पता है कि 15,000 मीटर जाने में ये 1 घंटा यानी 60 मिनट का समय ले रहा है। तो हमने 60 मिनट से डिवाइड कर दिया, तो ये पता चल जाएगा 1 मिनट में कितनी दूर जा रहा है, 1 मिनट में कितनी दूर ये जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमें तो 12 मिनट का निकालना है, हमें तो 12 मिनट का निकालना है। तो देख लेते हैं, इससे इसको काट देते हैं 6 से काटेंगे तो 25, 250 आया। कितना आया? 250। 1 मिनट में 250 मीटर जा रहा है, तो 12 मिनट में कितनी दूर जाएगा? 250 इंटू 12, तो 25 4 4 यानी 3000 मीटर जाएगा। 3000 मीटर, क्योंकि 12 मिनट में मैदान का एक चक्कर पूरा कर रहा है। तो मैदान का एक चक्कर पूरा कर रहा है 12 मिनट में, यानी मैदान की चारों भुजाओं का योग 3000 है। कितना है? 3000। और मैदान की चारों भुजाओं का योगफल होता है 2l प्लस बी। इसका मतलब 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 3000। तो अगर हम गौर करें तो l प्लस बी बराबर क्या 1500 नहीं होगा? क्या 1500 नहीं होगा? होगा, होगा। अब आप थोड़ा सा गौर करिए, देखो 1500 आपको दे रखा है और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात भी दे रखा है। कितना? 3:2। तो देखते हैं जरा, 5 रेशियो की वैल्यू 1500 मीटर, तो 1 रेशियो की वैल्यू 300 मीटर, 1 रेशियो की वैल्यू 300 मीटर। ठीक, जब 1 बराबर 300 मीटर, 1 बराबर 300 मीटर, तो भैया कितना होगा? तो होगा 1 बराबर 300 मीटर, तो होगा अब हमें लंबाई निकालनी, तो लंबाई 3 रेशियो में है, तो 3 बराबर हो जाएगा 900 मीटर। 900 मीटर ये लंबाई हो गई हमारी। क्या हो गई? लंबाई। ठीक, तो लंबाई में हमने 900 लिख दिया। अब चौड़ाई की बात करते हैं। चौड़ाई का रेशियो है हमारा 2। कितना है? 2, तो 2 से गुणा करो, कितना हो जाएगा? 600 मीटर। 600, तो चौड़ाई आ गई 600, चौड़ाई 600 आ गई। और ये कितना आ गया? 6 9 54, 1 2 3 4, कितना? 5,40,000 मीटर स्क्वायर। आंसर आपके सामने है, देखिए हो गया। तो बहुत आसान तरीके से हमने कर लिया, देखा कितने आसान तरीके से हम कर ले रहे हैं। बस ऐसे ही आपको भी करना है। ठीक, ऐसे ही आपको भी करना है। और आप देखिए, जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको अगर ये लग रहा है कि बेसिक कैसे पता चलेगा, तो आप थोड़ा सा गौर करिए और मेरी बातों को सुने। मैं हर प्रश्न में आपको बेसिक बताता हूँ, भले ही मैं वो प्रश्न 10 बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक से अवगत जरूर कराता हूँ, आपको बार बार बेसिक कराता हूँ, बेसिक बताता हूँ बार बार। तो इसलिए भैया बेसिक पे विशेष ध्यान रखिए। समझ गए सभी लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। ठीक,
एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाता है, तो कह रहा है उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 10% देन बाय व्हाट परसेंट विल इट्स एरिया इंक्रीज। ऐसा है सबसे पहले तो इंक लेते हैं ब्लू, ठीक है। अब देखो ऐसा है कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, देखिए ऐसा है कि जब इंक्रीमेंट होता है वृद्धि तो 100% में प्लस करते हैं। ये कब होता है? जब वृद्धि होती है, वृद्धि होगी, और जब कमी होगी तो 100% में माइनस करेंगे, तो वो होती है कमी, ठीक। तो हमारे पास कई ऐसे प्रश्न बनते हैं भैया जिसमें हमसे कहता है कितनी वृद्धि हुई, इतनी कमी हुई। अच्छा, वर्ग क्या होता है? वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। कितनी होती हैं? सभी बराबर। ये जितनी है उतनी ये, उतनी ये, उतनी ये, ऐसे। तो जितना इसको बढ़ाएंगे उतना ये भी बढ़ेगी, उतना ये भी बढ़ेगी, उतना ये भी बढ़ेगी। तो दो जगह करना होगा ऐसे। कैसे? दो जगह। कैसे बता दें? 10% बढ़ाया तो 110%, हटाया बटे में 100 लगा। ये इन दोनों के लिए, ठीक। दूसरी बार फिर से 110 बटे 100, ये इन दोनों के लिए। हमेशा हमें 2 0 से 2 0 काट लेना है, और 11 का स्क्वायर 121, तो और ये 100। तो हमें ये क्या होता है? ये ओरिजिनल वैल्यू होती है, ओरिजिनल। और ये जो हमने न्यू वाली है, तो हम ये देखेंगे कि कितना बढ़ गया या कम हो गया। कंपेयर करा तो 21% बढ़ जाएगा, इंक्रीमेंट 21% का, ठीक, इंक्रीमेंट होगा। यानी अब आपको पता चल गया होगा कि हम किस तरह से करते हैं। देखिए ऐसे ही प्रश्न और भी आते हैं। ऐसे प्रश्न कौन से आते हैं? ऐसे प्रश्न आते हैं हमारे पास, जैसे हम आपको बताएं, हाँ, एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया गया। अब उसकी चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया गया। तो पहले लंबाई 10% बढ़ाएंगे तो 110 बटे 100, और चौड़ाई 20% बढ़ाएंगे तो 120 बटे 100, ठीक। ऐसे ही आता है, एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दो, चौड़ाई को 10% घटा दो, तो लंबाई 20% बढ़ गई तो 120 बटे 100। लेकिन अगर देखेंगे तो चौड़ाई 10% कम हो गई तो 90 बटे 100, तो 12 9 108, 8% की वृद्धि हो गई। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसा प्रश्न कर रहे हैं, कैसा आपको दिखा रहा है, ठीक है। चलिए, ये भी हो गया। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कई बार कि जैसे दे दिया किसी व्यक्ति की आमदनी को बढ़ा दिया गया 10% और फिर उसकी आमदनी कम कर दी गई। तो जहाँ पर दो जगह हो, जहाँ पर दो जगह वैल्यू दी हो, वहाँ पर हम यही लगाते हैं और इसी तरह से करते हैं। समझ गए आप लोग? तो बस इतना है अभी इस प्रश्न में, और आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन में। यदि किसी धनराशि का 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज 1200 रुपए है, तो उसी राशि का, उसी अवधि का, उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? If the interest on a sum of money at the rate of 5% per annum, simple interest for 3 years is rupees 1200, then what will be the compound interest of the same sum for the same period at the same time? Okay. कह रहा है यदि किसी धन का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज 1200। भैया देखो ऐसा है, कह रहा है इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज बताने के लिए पहले तो मूलधन पता होना चाहिए। पी क्या पता होना चाहिए? मूलधन। क्या पता होना चाहिए? मूलधन। आपको दर पता होनी चाहिए, दर यानी रेट, ठीक। आपको टाइम पता होना चाहिए, टाइम यानी समय। समझिए। अब आप देखिए, दर पता है 5%, समय पता है 3 साल, सिर्फ मूलधन चाहिए और आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। अभी निकालते हैं, ठीक। सबसे पहले देख ले मूलधन क्या है। हमें कुछ चीजें पता होंगी। क्या? सबसे पहला पॉइंट, सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की रेट हमेशा समान रहती है, हमेशा समान रहती है। सबसे पहली चीज तो अगर देखा जाए तो 5% की दर से 3 वर्ष, तो कितना हो गया? 15%, और इस 15% का ब्याज है 1200। कितना है? 1200, ठीक। तो 1% का क्या होगा?
1%। तो 15 अट्ठे 120, 80। पहले मूलधन निकालो। अच्छा, मूलधन जो होता है अपने आप में 100% होता है। कितना? 100%। तो मूलधन हो गया 8000। कितना हो गया? 8000। पता चल गया ये। अब इस मूलधन को उठाकर हम यहाँ पुट कर दें, यहाँ। अब दूसरा प्रश्न बन गया। क्या प्रश्न बन गया? कि भैया ब्याज निकालना है। देखो निकालते हैं। अब हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकालेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज, यानी CI, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, क्या निकालेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसको निकालेंगे ट्रायंगल मेथड से। कहाँ से निकालेंगे? ट्रायंगल मेथड से। कहाँ से निकालेंगे? ठीक, कहाँ से निकालेंगे? ट्रायंगल मेथड। कैसे? पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल। सबसे पहले हम देंगे मूलधन यानी 8000 का 5%। 5% तो होगा 400। कितना? 400। तो मूलधन का ब्याज तो 400 हमेशा चलेगा, यानी तीनों साल चला। अब क्या करेंगे हम? अब एक करेंगे कि यहाँ पर ब्याज देंगे पिछले वाले ब्याज का 5%। तो 400 का 5% क्या हो गया? 400 का 5% होगा 4 पंचे 20 रुपया होगा। और यहाँ पर जस्ट इसका डबल यानी 40, और यहाँ पर इसका 5%। कितना? 1 रुपया आ गया। कितना? 1200, 120 प्लस 1, यानी 1300। 1200 और ये तो 60 हुआ ना। हाँ, ये 60 हुआ। देखो मैं भी बोर आ गया हूँ, 120 जोड़ रहा हूँ, है ना। 60 हुआ। कितना? 60। तो 1260 रुपये। अभी मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। 1260 और ये एक, तो 1260 और एक 1261। ठीक, खत्म। चलिए अब देखते हैं आगे। अब इसको हम बेसिक तरीके से भी लगा लें। बेसिक से कैसे? 8000 था इंटू पहले साल, अब 5% ब्याज देना है, तो 5% मतलब 105/100, तो 21/20, 21/20 और 21/20। ठीक, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000 से 8000 पूरा खत्म। 21 का क्यूब होता है 9261, ये आया। और 9261 आया है तो हमसे कह रहा है ब्याज बताना है। तो मिश्रधन है 9261 और इसमें से 8000 हमने माइनस कर दिया, तो बचा 1261। देखो, चाहे इसे करो चाहे इसे करो, आना भाई, समझ गए? तो ऐसे ही करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। 792 मीटर की दूरी तय करने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा? ये भी पूछ रहा है। The radius of a wheel is 21 centimeter. How many revolution will it make to cover a distance of 792 meter? बहुत बढ़िया, देखते हैं। सबसे पहले एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, कितने चक्कर लगाएगा? देखो ऐसा होता है, चक्कर बराबर होगा, चक्कर बराबर कुल दूरी और कुल दूरी और एक चक्कर की दूरी। एक चक्कर की दूरी। ठीक, एक चक्कर की दूरी मतलब होता है परिधि। क्या होता है? परिधि। परिधि मतलब होता है वृत्त की 2πr, ये होता है। ठीक, तो कुल दूरी कितनी है? 792 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब परिधि निकाल लें, एक चक्कर की दूरी, तो 2 पाई का मान होता है 22/7 और रेडियस कितनी है? 21। 7 3 22 3 66 दूनी 132 और 13। ठीक, एक काम करते हैं,
13 छंग 78, 780 और 2 छंग 12 हो गया, पूरा 6 बार गया, यानी 600 चक्कर लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 600 चक्कर। आंसर आ गया 600 चक्कर। ठीक, चल अगला बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। एक गाड़ी में 25 लीटर पेट्रोल डालने पर 375 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है, तो 55 लीटर पेट्रोल डालने पर कितनी दूर जाएगी? By putting 25 liter of a petrol in a car, a distance of 375 kilometer can be covered. How much distance can be covered by putting 55 liter of petrol? ऐसा है, सबसे पहले ये निकाल लें कि 1 लीटर में कितनी दूर जा रही, तो 375 बटे 25, तो 55 लीटर में कितनी दूर जाएगी? 375 25 इंटू 55, 11 5 5 सत्ते 35 और 5 25, गुणा कर दो। मैंने कई बार आपको बताया है कि कभी भी 11 के नंबर से गुणा करना हो तो ये नंबर लिख दो, दोनों को जोड़ दो, 1 बचा 7 और 1 8, कितना आ गया? 825 किलोमीटर। आंसर आ गया। मेरा थोड़ा गला खराब हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक आदमी की उम्र उसके 2 पुत्रों की उम्र के योगफल की 3 गुनी है और 5 वर्ष के बाद उसकी उम्र उसके पुत्रों की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, तब पिता की वर्तमान उम्र क्या है? द एज ऑफ अ मैन is thrice the sum of the ages of his 2 sons. After 5 years his age will be the twice the age of his son. Then what is the present age of the father? Okay. सबसे पहली बात, बहुत ध्यान से सुनिए, सबसे पहली बात देखिए, पिता की उम्र उसके 2 पुत्रों की उम्र के योगफल का 3 गुनी है। तो पिता और पुत्र 2 हैं, इनकी उम्र का योगफल हम मान लें x, ठीक, और इसकी 3 गुनी है तो ये हो गया 3x, ठीक। अब इनको बटे में लिख लो, पिता ऊपर, पुत्रों का योगफल नीचे, ठीक। कह रहा 5 वर्ष के बाद पिता 5 वर्ष बढ़ेगा लेकिन पुत्र बढ़ जाएंगे 10 वर्ष। अब आप पूछेंगे 10 वर्ष कैसे बढ़ गया? वेरी गुड, क्योंकि 2 पुत्र हैं और इतना करने के बाद पुत्र की उम्र की दुगनी होगी, यानी 2/1, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x + 5 बराबर 2x + 20, x कंपेयर करो, x बराबर माइनस उधर जाके प्लस उधर जाके माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो 15 आएगा। x की वैल्यू 15 आ गई, और जब x की वैल्यू 15 आ गई, आपसे कह रहा पिता की उम्र क्या होगी, तो 3x है, तो 3 × 15, तो ये हो जाएगा 45 वर्ष। आंसर आपके सामने 45 वर्ष, ठीक। कितना हो गया? 45 वर्ष, ठीक। चलिए ये भी प्रश्न आपका हो चुका है। अब जल्दी से हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं एसएससी चर्चा पे। चर्चा ये करेंगे कि चर्चा ये कर रहे हैं कि कल कह रहे हैं 30 तारीख से लाइव सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, 30 तारीख से लाइव सेशन। और खुशी की बात ये है कि अभी तक आप मैथ्स पढ़ रहे थे, मैथ्स, अब आपको रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ्स भी मिलेगी, तो खुशी की बात ये है। और 30 तारीख यानी रामनवमी से, यानी नवमी से आप पढ़ेंगे लाइव सेशन 8 बजे या 8:30 बजे, जो भी होगा टाइम आपको पता चल जाएगा। भैया सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा ज़रूर, उनको पता चले कि एसएससी चर्चा पर भी लाइव क्लास होने लगी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर तक करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ठीक। और अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो।